जय हिंद दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रंथ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसा कि हमने देखा कि मध्यकाल भारत की शुरुआत मैंने किया था। सबसे पहले हमने देखा कि भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ। अब देखेंगे किनका आक्रमण हुआ। तब भारत पे अगला अटैक होगा तुर्कों का। तो भारत पे तुर्कों का अटैक कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, ये बिल्कुल कहानी के माध्यम से समझेंगे। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जीवन में कभी आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि आखिर तुर्कों ने भारत पर आक्रमण कैसे किया और कौन कौन कब कैसे है। कि सबसे पहले अगर देखा जाए कि भारत पर ये रहा अपना प्यारा भारत, और सबसे देखा जाए सबसे पहले तो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद जब भारत पर अटैक हुआ तो तुर्कों का। तो दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, प्रश्न ये उठ रहा होगा कि आखिर ये तुर्क थे कौन, आखिर ये तुर्क थे कौन। तो तुर्क बेसिकली एक खाना बदोश जनजाति थी। क्या थी? खाना बदोश जनजाति। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे भैया एक तो तुर्क बताए तुम खाना बदोश, दूसरा ही बताने लगे कि भैया खाना बदोश ही बता दिए, तब ये क्या है खाना बदोश। तो खाना बदोश बेसिकली ये था कि एक ऐसी जनजाति जिनका कोई अस्थाई निवास नहीं था, इनका कोई अस्थाई निवास नहीं था। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि खाना बदोश जनजाति उस जनजाति को कहते हैं जो एक जगह पर नहीं टिकते हैं। मान लो आज यहाँ पे शिकार कर रहे हैं, आज यहाँ जीवन चल रहा है, आज यहाँ शिकार खत्म, फिर अगले जगह। यानी अपने भोजन और निवास के तलाश में, भोजन और निवास के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उनका स्थानांतरण होता है, मूवमेंट होता है, वही खाना बदोश जनजाति होती है। यानी कि खाना बदोश जनजाति एक ऐसी जनजाति थी जो अपने निवास स्थान के लिए, भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करती है, यानी एक जगह पे नहीं रहती, यानी वो अस्थायी निवास इनका कोई नहीं था। एक ऐसी ही जनजाति थी पहले तुर्क। धीरे धीरे हुआ क्या, ये क्या करने लगे, ये राजमहलों में एज ए सैनिक, एज ए रक्षक की नौकरी करने लगे। इनका कोई धर्म नहीं था, इनका कोई धर्म नहीं था। इसीलिए जब पैगंबर मोहम्मद साहब आते हैं तो बाद में इनको धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, एक सद्भावना की बात बताते हैं और बताते हैं कि तुम इस्लाम धर्म को अपनाओ, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। और यही खाना बदोश जनजाति धीरे धीरे क्या करती है, इस्लाम कबूल करती है। जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और इसी में क्या होता है कि राजमहलों में सैनिक का काम करते हैं, रक्षक का काम करते हैं, बॉडीगार्ड जानते हो ना, वैसे रहते। और इन्हीं सैनिकों में एक ऐसा सैनिक निकलता है 10वीं सदी के अंतर्गत, जिसका नाम रहता है अलप्तगीन। यानी हमने देखा एक खाना बदोश जनजाति, इन्हीं जातियों में एक सरदार था जो ताकतवर सरदार बनकर उभरता है, अलप्तगीन। इसने एक छोटी सी जागीर की स्थापना कर दी और सबका सरदार बन बैठा। अलप्तगीन ने क्या किया, अलप्तगीन थोड़े सारे लोगों को कलेक्ट करता है, और यहाँ पे अलप्तगीन के मृत्यु के बाद अगला जो इसका पुत्र रहता है, कहीं कि गुलाम और दमाद, दमाद और गुलाम लिख दिया गया होता है, सुबुत्तगीन। यानी अलप्तगीन के बाद क्या हो, गजनी राजवंश की स्थापना करता है सुबुत्तगीन। ये कंफ्यूजन में कभी भी मत रहिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि गजनी राजवंश की स्थापना कौन करता है, कुछ लोग लगा देते हैं अलप्तगीन, तो याद रखना सुबुत्तगीन। देख लेना हरिचंद की बुक। अब देखना इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे अलप्तगीन जब शासक बनता है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए सुबुत्तगीन जब यहाँ पे गजनी राजवंश की स्थापना करता है, ये क्या करता है कि भारत पर अटैक करता है। जब भारत पर अटैक करता है सुबुत्तगीन, एक मजबूत सरदार बन के उभरता है और इसका सामना होता है जयपाल से। मतलब यानी सुबुत्तगीन और जयपाल के मध्य युद्ध होता है और यहां पे जयपाल परास्त हो जाता है।
जयपाल परास्त हो जाता है सुबुतगिन। अब देखिए तो यहां पे सुबुतगिन उसके बाद सुबुतगिन की मृत्यु हो जाती है। सुबुतगिन की मृत्यु के बाद देखना, ये रहा सुबुतगिन। सुबुतगिन के दो पुत्र, एक का नाम अब्दुल कासिम महमूद, अब्दुल कासिम महमूद, और दूसरे का नाम इस्माइल। सुबुतगिन के दो पुत्र अब्दुल कासिम महमूद और एक का नाम इस्माइल। यानी अगर इसकी मृत्यु के बाद देखा जाए तो गजनी की कुर्सी खाली है, गजनी की राजगद्दी खाली है। यानी मैं एक गद्दी और कितने हीरो, दो। यानी राजगद्दी के लिए दोनों के बीच, दोनों के मध्य युद्ध होता है। और इसी युद्ध में इस्माइल की इस्माइल सदा के लिए समाप्त कर दी जाती है। किसके द्वारा? अब्दुल कासिम महमूद के द्वारा। और इस मृत्यु में इसको मौत के घाट उतार देता है कौन? अब्दुल कासिम महमूद। तब ओनली इन वन सलमान खान कौन बचा? अब्दुल कासिम महमूद। और इस तरीके से अगला राजा कौन बनेगा? अब्दुल कासिम महमूद। और यही इतिहास में मोहम्मद गजनी या गजनवी के नाम से फेमस हो जाता है। और यही इतिहास में मोहम्मद गजनी या गजनवी के नाम से फेमस हो जाता है। और अगला राजा कौन बनेगा? मोहम्मद गजनी या गजनवी। इस तरीके से हमने देखा कि तुर्क बेसिकली खाना बदोश जनजाति थी। यह अस्थायी निवासी का कोई नहीं था। एक सरदार होता है अलप्तगीन, अलप्तगीन का पुत्र सबुतगिन, सबुतगिन के दो पुत्र अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। और इस युद्ध में परास्त हो जाता है इस्माइल, अब्दुल कासिम महमूद जीत जाता है। और यही इतिहास में मोहम्मद गजनी के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार गजनी का अगला राजा कौन बनेगा? महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनवी के नाम से फेमस हो जाएगा। इतने तक का आई होप सो कि बिल्कुल क्लियर होगा आपका। कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। गजनी अगर देखा जाए, जैसे ही गजनी शासक बनता है अपने पप्पा को फॉलो करता है, सुबुतगिन को। वो सोचता है कि जयपलवा कोई परास्त किया, हम वो परास्त करेंगे। अब देखो महमूद गजनी अगर देखा जाए तो इतिहासकारों की बात मानी जाए तो यह भारत पर कुल 17 बार अटैक करता है। कितने बार? कुल 17 बार अटैक करता है। कौन? महमूद गजनी। जब गजनी यहाँ पे 17 बार अटैक करता है तो इसका सबसे पहला आक्रमण 1000 से लेकर, याद रख लेना, 1027 तक कुल 17 बार अटैक करता है। 10 बार क्वेश्चन आ चुका है कि कुल कितने बार अटैक किया था? 17 बार। सबसे पहला अटैक इसी वाले पश्चिमी वाले क्षेत्र में, पंजाब के सीमांत प्रांत में। उस समय अफगानिस्तान वाला पोर्शन भी जयपाल के अधीन था, याद रख लीजिएगा। अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा जयपाल के अधीन था। और यहीं पे क्या होता है, 1000 में गजनी ने जयपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यहाँ पे जयपाल के साथ युद्ध होता है। और यही पेशावर के निकट एक बहुत भयंकर युद्ध होता है। एक तरफ जयपाल, दूसरे तरफ गजनी। और इस युद्ध में गजनी के जीत हो जाती है और जयपाल परास्त हो जाता है। इस युद्ध में हार के पश्चात इतना ज्यादा व्यथित हो जाता है जयपाल कि ये कुछ अपने शुद्ध बुद्ध खो देता है। और इसको काफी कहता है कि मेरा जीना ही बेकार है। और इसका पुत्र था आनंदपाल। जयपाल ने आनंदपाल को कहा कि मोर्चा संभाल और मैं चला आत्महत्या करने। और यही अग्नि में भस्म हो जाता है, चिता सजाता है और उसी अग्नि में कूद जाता है। और जयपाल यहाँ पे आत्महत्या कर लेता है। अपने हार से व्यथित होकर, दुखी होकर, लज्जा के कारण जयपाल यहाँ पे अपने आत्मदाह कर लेता है। इस प्रकार उसके बाद आनंदपाल को कुर्सी देकर जयपाल चला जाता है। यानी आपने देखा महमूद गजनी भारत पर कुल 17 बार अटैक करता है। सबसे पहला आक्रमण 1000 में किया जयपाल के खिलाफ। इससे पहले सुबुतगिन ने 997 में जयपाल को परास्त कर दिया था। इसी परास्त से काफी प्रभावित हो जाता है जयपाल और आनंदपाल को
देकर सारी राजगद्दी, और खुद क्या करता है, आत्मदाह कर लेता है। कौन? जयपाल। इस तरीके से देखा जाए कि जयपाल का यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। उस अगर फिर देखा जाए महमूद गजनी के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1112 में इसने नगरकोट पर अटैक किया था। कहाँ पे किया था? नगरकोट पर अटैक किया था। सबसे अगर देखा जाए, सबसे पहले बार यहाँ पे कन्नौज, ये गंगा वाले क्षेत्र में 1018 में कन्नौज पर अटैक करता है। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कन्नौज पर कब अटैक किया था? 1018 में। सबसे इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण था, सबसे ज्यादा जो फेमस आक्रमण था महमूद गजनी का, यह आक्रमण था 1025 में। जैसे ही मैंने 1025 लिखा, दिमाग में ये क्वेश्चन उठ गया होगा कि भैया कहाँ पे? यही सोमनाथ मंदिर, गुजरात। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर एक विशाल सेना लेकर आता है। याद रख लेना, 1024 में एक विशाल सेना का निर्माण करता है और सोमनाथ मंदिर पर 1025 में अटैक कर देता है। उस समय यहाँ का राजा भीम प्रथम था। भीम प्रथम के जैसे ही इसकी विशाल सेना देखता है, वो युद्ध नहीं करता है भीम प्रथम। अब इस तरीके से जब सोमनाथ मंदिर पर जाता है अटैक करने, कौन? गुजरात में जो बसा था महमूद गजनी अटैक करने जाता है। कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर पर। ध्यान रखने वाली बात है कि आखिर महमूद गजनी ने भारत पर अटैक किया ही क्यों? दिमाग में ये क्वेश्चन, ये घोड़े दौड़ रहे होंगे कि महमूद गजनी का भारत पर अटैक करने के रीजन क्या रहे। तो भारत पर अटैक करने का मुख्य रीजन था धन लुलुपता, यानी धन लालच के कारण इसने अटैक किया भारत पर। दूसरी चीज इसने क्या किया, ये अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, साम्राज्य विस्तार करने के लिए अटैक किया। तीसरी बात इतिहासकार मानते हैं इसने क्या किया, इसने कभी भी ये नहीं चाहा कि जो भारतीय राजा हैं वो हमारे खिलाफ, जो भारतीय राजा हैं वो हमारे खिलाफ कभी एक हो सके और सब मिलकर हमारे लिए खतरा बने, उससे पहले मैं ही अटैक कर दे रहा हूं। तो अभी आप ये देखें, दूसरे तरफ हमने ये देखा कि 1025 में गजनी का सबसे फेमस अटैक सोमनाथ मंदिर गुजरात में जो स्थित है वहां पे करता है और यहां से लगभग 6 लाख टन सोने की लूट करता है। मतलब मंदिर को, शिवलिंग को तोड़ता है, 6 लाख टन सोने की लूट करता है और इस पैसे का प्रयोग वो क्या करता है, मध्य एशिया को जीतने में लगाता है। कहां पे? मध्य एशिया। इतना याद रखिए, जब गुजरात पर अटैक करने जाता है गजनी, अब यहां पे देखते हैं शिवलिंग को तोड़ता है और यही शिवलिंग के टूटे हुए पत्थरों को ले जाके गजनी में स्थित जामी मस्जिद, गजनी में स्थित जामी मस्जिद, याद रख लेना, जामी मस्जिद बाबू भैया देख लो, जामी मस्जिद, इनके सीढ़ियों में पत्थर लगवाता है, शिवलिंग के टूटे हुए पत्थरों को जामी मस्जिद के सीढ़ियों में लगवाता है। कौन? महमूद गजनी। यहां पे सेना जब लेकर आता है, यहां से क्वेश्चन यहां आएगा कि 6 लाख टन सोने की लूट करता है, कब अटैक करता है? 1025 में करता है। कहां पे? सोमनाथ मंदिर, जो कहां स्थित है? गुजरात में। थोड़ा सा अगर अलग से हम देखेंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में, थोड़ा सा देख लिया जाए, इधर मैं रब कर दे रहा हूं कि सोमनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये देखिए सोमनाथ मंदिर स्पेशली अगर देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, पूरा ग्राफिक से देखेंगे, पूरा डायग्राम, सौराष्ट्र प्रांत में सरस्वती नदी के किनारे, वर्तमान में नहीं है, सरस्वती नदी के किनारे अरब सागर के तट पर, पूरा डिटेल देख लीजिएगा, बहुत कमी बुकों में मिलेगा,
अरब सागर के तट पर स्थित था। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के सरस्वती नदी के किनारे अरब सागर के तट पर स्थित एक मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था। भगवान शिव को समर्पित रहता है और इसी मंदिर पर मोहम्मद गजनी 1025 में अटैक करता है। इतना याद रखिए, कितने की लूट करता है? 6 लाख टन की लूट करता है, 6 लाख टन सोने की लूट करता है। इतना याद रखिएगा। एक दो चीज और अगर देखेंगे, इस मंदिर को पूरा तोड़ फोड़ देता है, शिवलिंग को तोड़ देता है और उसके पत्थरों का प्रयोग जामी मस्जिद के सीढ़ियों को गुथवाने में लगाता है। और एक चीज याद रखिएगा, इसका पुनः निर्माण अहिलवाड़ वंश के शासक कुमार पाल ने कराया था। कौन कराया था भैया? इसी का पुनः निर्माण कौन कराया था? अहिलवाड़ वंश के शासक कुमार पाल ने कराया था। तो ये देखा, महमूद गजनी 1000 से लेके 1027 तक क्या करता है? कुल 17 बार अटैक करता है। पहला आक्रमण 1000 में जयपाल के विरुद्ध, जयपाल ने आनंदपाल को गद्दी दे दिया, खुद आत्मदाह कर लिया। 1018 में कन्नौज पर अटैक करता है। सबसे फेमस अटैक 1025 में सोमनाथ मंदिर पे 6 लाख टन सोने की लूट करता है, शिवलिंग को तोड़ता है और उस पत्थरों का प्रयोग जामी मस्जिद जो गजनी में स्थित है उनकी सीढ़ियों को बनवाने में करता है। अब यह सोना ओना लूट कर, धन उन लूट कर जा रहा है। एक जाट जाति होती है, वो क्या करते हैं, जाट इसको बड़ी परेशान करते हैं। कहते हैं कारे गजनिया, लूट कैसे ही भगोगे, मानोगे नहीं। और यही जाट क्या करते हैं, इसको परेशान करते हैं और इसके धन को लूटते हैं। इन्हीं को दंड देने के लिए 1027 में जाटों के विरुद्ध अटैक करता है गजनी, जो इसका भारत में अंतिम आक्रमण था। 16वां अटैक कौन सा था? 1025 में। 17वां अटैक कौन सा था? 1027 में। इस अभियान चलाता है जाटों के विरुद्ध। कौन? महमूद गजनी। इस तरीके से आपने देखा कि 1000 से लेके 1027 तक सारे आपको अटैक नहीं पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो बता दे रहा हूं मैं। 1018 वाला देख लेना, कन्नौज पे आप देख लीजिएगा। 1012 में नगरकोट वाला देख लीजिएगा। 1004-5 में मुल्तान पर अटैक किया था, ये देख लीजिएगा। 1009 में याद रखिएगा, 1009 में आनंदपाल के खिलाफ अभियान चलाया था, जो जयपाल का पुत्र था और आनंदपाल को 1009 में परास्त कर देता है। कौन? महमूद गजनी। इस तरीके से आपने देखा महमूद गजनी का इतिहास। थोड़ा सा और इसमें देखेंगे बालक कि इतने में सोचो कि पूरा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको ये लग रहा हो स्पीड ज़्यादा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है और आप कमेंट करिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और बेहतर तरीके से अगर आपको कोई भी शिकायत हो, कमेंट बॉक्स खुला है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये तो मिडवल हिस्ट्री चल रही है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड देखा जाए 14 मई को हमारा पीसीएस प्री है। इसको भी ध्यान में रख के मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज शुरू की जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री के भी वीडियो इसके साथ ही आपको मिलते रहेंगे, यानी बीच बीच में आपको मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के भी वीडियो आपको मिलेंगे। रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी के भी कुछ वीडियो उसमें आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, कौन से अनुच्छेद कहाँ से आपकी अनुसूची हो गई, कौन सा, जैसे राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है भाग 5 है, भाग 3 हुआ मौलिक अधिकार वाला, भाग 4 हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जो मूल रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड है। 14 फरवरी याद आ रहा है, माफ़ करिएगा, 14 मई पीसीएस प्री, जो पीसीएस प्री है उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के भी वीडियो आपको मिलेंगे। तब तक इसमें और आगे देखते हैं कि अब आगे ये देखेंगे कि जब ये आया था, कौन आया था? गजनी। तो गजनी के साथ कुछ इसके विद्वान भी चलते थे। उन्हीं विद्वानों में अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्तवी,
इत्यादि ये सब विद्वान रहते थे। एक विहोनी भी आता है, इसे पूर्व का पेप्स कहा गया। किसके द्वारा? लेपलून के द्वारा। किसके द्वारा? लेपलून के द्वारा। इतिहास करता है ये क्या करता है कि अपने साथ विद्वानों को भी लेकर चलता है। कौन? गजनी। और इसके साथ जो मुख्य विद्वान थे अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी, और इसी अलबरूनी की रचना है किताबुल हिंद। इसी पुस्तक में देखा जाए कि अलबरूनी ने क्या किया है, भारत के नेचर को, प्राकृतिक, यहाँ के वेद पुराणों, भारत के प्राकृतिक वेद पुराण, रहन सहन क्या कैसा है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, कल्चर कैसा है, इस पुस्तक में किताब उल हिंद पुस्तक में अलबरूनी ने इसका जिक्र किया है। किसमें? किताब उल हिंद में। इस किताब उल हिंद में क्या है, इसके यहाँ का नेचर कैसा है, वेद पुराण कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। अगर कहीं एग्जाम में ये आ जाए क्या यह पुस्तक राजनीति को संबंधित थी, तो आंसर आपका नहीं होगा, याद रखिएगा। अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा देखा जाए, ये काफी विद्वान था और ये संस्कृत का भी जानकार था, याद रखिएगा। संस्कृत का जानकार था, इसलिए इसको भारतीय विद्वान जो थे, भारतीय विद्वानों के द्वारा इसको विद्यासागर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विद्यासागर। भारतीय विद्वानों के द्वारा विद्यासागर कहा जाता था। किसको? अलबरूनी को। याद रख लीजिएगा, वेद पुराण को जानने वाला, पढ़ने वाला पहला मुसलमान था। कौन? अलबरूनी। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और उम्मीद करता हूं एक भी आपसे गलत नहीं होंगे। इस तरीके से आपने अलबरूनी के बारे में देखा। फिरदौसी भी इसका दरबारी ज्ञाता था और इसी की रचना है शाहनामा। याद रख लेना, शाहनामा। इसी को देखो, शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की। इस तरीके से आपने देखा गजनी के बारे में। क्विक रिवीजन लीजिए, ज्यादा बिना लाग लपेट के। भारत में अरबों के बाद अटैक होता है तुर्कों का। तुर्क क्या थे? बेसिकली एक खाना बदोश जनजाति थी। खाना बदोश जनजाति क्या थी? वो कोई निवास स्थान, अस्थायी निवास नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान पे भोजन और निवास के तलाश में इधर उधर घूमते हैं, यानी कि कोई फिक्स प्लेस नहीं, कोई इनका भोजन नहीं, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट होता था। ऐसी जनजाति को खाना बदोश जनजाति। धीरे धीरे क्या होता है, ये संगठित होते हैं, राजमहलों में रक्षकों का काम करते हैं और इसी में एक सरदार निकलता है अलप्तगिन, और अलप्तगिन का पुत्र होता है सुबुतगिन। सुबुतगिन के कितने पुत्र? 2 पुत्र, अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। राजगद्दी के लिए लड़ाई होती है। इस्माइल हमेशा के लिए बंद कर देता है। कौन? अब्दुल कासिम महमूद। और इतिहास में फेमस हो जाता है किस नाम से? मोहम्मद गजनी। और यही मोहम्मद गजनी 1000 से लेके 1027 तक कुल भारत पर 17 बार अटैक करता है। सबसे फेमस अटैक 16वां अटैक था। कब? 1025 में सोमनाथ मंदिर 6 लाख टन सोने की लूट करता है। 1027 में जाटों के खिलाफ अभियान चलाता है और इसके साथ 3 प्रमुख विद्वान आए थे, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी। अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद, जिसमें नेचर, वेद पुराण, कल्चर के बारे में था। जो वेद पुराण करने वाला पहला मुसलमान था फिरदौसी, जिसकी रचना थी शाहनामा। विहोनी, इसको पूर्व का पेप्स लेपलून इतिहासकार के द्वारा कहा गया। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो, अगर आपको यह क्लास समझ में आ रही है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आके की 3 लाइन आपको पता होगा तो मैं नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं। तो देखिए, इसके साथ साथ मैं अभी बोला मॉडर्न हिस्ट्री 14 मई का जो पीसीएस का पेपर है, मॉडर्न हिस्ट्री को भी ध्यान दिया जाएगा। इसके भी वीडियो आपको मिलेंगे।
पॉलिटी के भी वीडियो साथ में मिलते रहेंगे। लेकिन इसके बाद आप देखिएगा कि महमूद गजनी के बाद भारत पर एक कब अटैक होता है, आप देखेंगे 170 सालों के बाद फिर से भारत की दुर्दशा होती है और फिर से एक आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारी आता है, गोमुल दर्रे से आता है, गोमल दर्रे से, और भारत को बुरी तरीके से रौंद देता है। और उसका मूल मकसद भारत से धन लूटना नहीं था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। और उस विदेशी आक्रमणकारी का नाम था मोहम्मद गौरी, जिसका रियल में नाम था अब्दुल मोहम्मद बिन साग। और उसके बारे में यह जानने के लिए हमारा अगला वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, तो इंतजार करिएगा। अगला वीडियो क्या बहुत जल्दी आएगा, और इस वीडियो पे अपना रिव्यू जरूर से जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।